गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका क्वेश्चन आया था स्टैंडर्ड 10 का, तो पहले मैं आज न्यू टॉपिक पढ़ाने से पहले आपका वो क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, जिससे आप इसको देख लें, नोट कर लें, समझ लें। आपका जो क्वेश्चन था 10 का, वो चैप्टर 1 से रिलेटेड है, नेशनलिज्म इन इंडिया से। उसमें क्वेश्चन आपका था, गांधी जी थॉट दैट दलित्स वेयर इम्पोर्टेंट इन नेशनल मूवमेंट हुआ है। क्यों दलित का इंपॉर्टेंस नेशनल मूवमेंट में था? तो इस इंपॉर्टेंस को, दलित के इंपॉर्टेंस को केवल महात्मा गांधी ने समझा, और वो चाहते थे कलेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द होल कम्युनिटी ऑफ द कंट्री। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, दलित का कंप्लेन था कि कांग्रेस इज द पार्टी ऑफ द अपर कास्ट एंड द हायर कास्ट। तो वो अपने आप को आइसोलेट फील कर रहे थे नेशनल मूवमेंट से। बट महात्मा गांधी का थिंकिंग था कि जब हमारा कलेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो पाएगा तो हमारा मूवमेंट स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। और आप जान लें कि जब मूवमेंट स्ट्रांग नहीं होगा तो हम देश को आजाद करने में और पीछे चले जा सकते हैं, जल्दी हमें आजादी नहीं मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटिश का जो रूल ही था डिवाइड करने की, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। वो चाहते थे कि इंडिया में पीपल कलेक्टिवली और स्ट्रांगली जो है ना गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपोज नहीं करता। महात्मा गांधी ने सोचा, इसमें दो उनका ये था, महात्मा गांधी का एस्पेक्ट है, तो दो वो अपने डिजाइन को फुलफिल कर सकते। पहला, जो दलित पे अनटचेबिलिटी का जो लोगो लगा हुआ था उसको खत्म वो करना चाहते थे। इसलिए वो फोर्स दे रहे थे कि नेशनल मूवमेंट में दलित भी पार्टिसिपेट करे, स्ट्रॉन्ग। और इसके सहारे क्या हो पाएगा, अगर अनटचेबल और दलित भी पार्टिसिपेट करेंगे, जिन्होंने अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दिया वो भी एक्सेप्ट करेंगे, और उनको मौका मिलेगा उनके बीच इंटरमिंगल होने का। और एक ऐसा तरीका होगा जिससे इसको खत्म किया जा सकता है, अनटचेबिलिटी को खत्म किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। तो पहला मोटिव उनका था अनटचेबिलिटी को समाप्त करना। दूसरा क्या था, मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि ये दलित भी इसमें शामिल हो, दलित के लीडर भी शामिल हो और मूवमेंट स्ट्रॉन्ग हो। और एक तरह से ब्रिटिश के सामने ये मैसेज जाए कि देश की सारे लोग, सारी कम्युनिटी यूनाइट है, डिवाइडेड नहीं है। वो चाहते थे महात्मा गांधी कि दलित को इसके साथ ही पब्लिक प्लेस पर एक्सेस उसका हो सके। जैसा कि मैंने बताया आपको पहले भी कि दलित को पब्लिक प्लेस, कॉलेज, स्कूल, प्लेइंग ग्राउंड और भी जो पब्लिक प्लेस होते हैं वहां पर उनका पहुंच नहीं था, उनको एक तरह से बैन किया गया था। तो इस तरह जब उसको दलित को मूवमेंट में एंट्री करवाएंगे तो इनका भी पहुंच सभी जगह हो पाएगा और सभी व्यक्ति इसको एक्सेप्ट भी करेंगे और यूनाइट होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपोज कर पाएंगे। सो इसी कारण से महात्मा गांधी ने कहा कि विदाउट द दलित पार्टिसिपेशन इट्स वेरी इम्पॉसिबल टू गेट फ्रीडम। देश को आजाद दिलाने में दलित का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आपका जो है, आपने दो क्वेश्चन भेजा था। सेकंड क्वेश्चन आपका है, व्हाई इज द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनियल लिंक टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। अब देखिए, इसको एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। हमारा देश भी कॉलोनियल गवर्नमेंट था ब्रिटिश का, और वियतनाम जो हमारे बुक में एक चैप्टर भी है जिसे उसको सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन वियतनाम मूवमेंट भी है जुड़ा हुआ। इस दोनों जगह पर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चला। तो यहाँ पे नेशनलिज्म का जो लिंक हुआ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से, नेशनलिज्म को पहले समझेंगे। नेशनलिज्म का मतलब जैसा मैंने आपको बताया, एक सेंटिमेंट डेवलप करना होता है पीपुल के अंदर फॉर द न्यू सोसाइटी, बिल्डिंग न्यू सोसाइटी एंड आइडेंटिटी फॉर द इंडियन पीपुल और द लोकल पीपुल। और वो ये नहीं चाहते थे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट या फिर कॉलोनियल गवर्नमेंट जो होती थी वो है लोकल सोसाइटी पर अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को थोप देना चाहते हैं और इसको लोकल पीपुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते।
इसलिए नेशनलिज्म का एक सेंटिमेंट डेवलप हुआ और अपोज करे कॉलोनियल गवर्नमेंट। अपोज करने का कई तरीका था, उनके सर्विस को बायकॉट करना, उनके कल्चर को एडॉप्ट नहीं करना, उनके कल्चर को बायकॉट करना, एक्सेप्ट नहीं करना उनके कल्चर को, और अपना एक आइडेंटिटी बनाना। इसमें आपको देखिए इंडिया में एंटी मूवमेंट चला और वियतनाम में भी चला, ताकि उसके अगेंस्ट में हम मूवमेंट स्टार्ट करें और अल्टीमेटली वो देश से छोड़कर चले जाए। तो ये आपका जो क्वेश्चन था 10 का, जो मैंने अभी आपको सॉल्व किया, इसको आप देख लें और लिख लें और समझ लें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो 10 का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज आपका। इसके पहले मैंने आपका क्वेश्चन सोल्यूशन किया। जो टॉपिक है वो आप समझिए, लास्ट टॉपिक है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स में इंडियन पीपल के दिल में कलेक्टिवनेस आए, एक रूपता है, और दे consider themselves collectively that they are the Indians. They are not separated, or they are not from the separate states. They think themselves totally that we are Indians. उनको सोचना है कि हम सभी क्या है, एक इंडियन है। और इस सेंटिमेंट को लोगों को दिल में जगाने के लिए, कलेक्टिव बिलोंगिंग्स लोगों के दिलों में जगाने के लिए कई तरह के इमेज को सामने लाया गया, पिक्चर को सामने लाया गया, ताकि उस इमेज को मानकर और कलेक्टिवली यूनाइट हो जाए देश के बीच, ताकि ब्रिटिश के साथ वो फाइट कर सके। इंडिया में फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एक तरह से वेद के काल से भारत माता का और राष्ट्रवाद का जो फीलिंग है बहुत पुराना है। इसको केवल आप कह सकते हैं, इसको डेवलप किया गया, स्ट्रांगली डेवलप किया गया ड्यूरिंग द कॉलोनियल वॉर, लेकिन ये फीलिंग बहुत पुराना है। क्लियर हुआ? इसको देखिए, एक क्लियर पिक्चर आपके सामने कब आया? जब 1857 में हमारे देश में, जिसको कहा गया फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना गया हमारे देश में, जिसमें झांसी की रानी और कई लीडर्स ने, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, इन लोगों ने कलेक्टिवली ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपोज किया और ये लोग शहीद हुए। इस समय देखा गया क्लियर कलेक्टिव बिलोंगिंग देखा लोगों के दिलों में। हालांकि कलेक्टिव बिलोंगिंग को एक्सप्रेस होने का जो एक तरह से क्रेडिट जाता है वो 19th सेंचुरी में, मैंने पहले आपको बताया, लोगों के दिलों में नेशनलिज्म था, लेकिन सारे देशवासियों के दिलों में इसको स्प्रेड करने, पहुंचाने के लिए वो आपको पहुंचा 19th सेंचुरी में। और इसमें ये 4 फैक्टर बहुत जरूरी है। उसमें राजा राम मोहन राय को ले सकते हैं, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन गेन किया, लेकिन इनका बहुत ऑपरेशन है देश में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देने, लोगों को एक राष्ट्र के नाम से समर्पित होने के लिए बढ़ावा देने का बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको दयानंद सरस्वती का भी नाम ले सकते हैं, विवेकानंद का आप नाम ले सकते हैं, और लास्टली एक जो हमारा पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसने तो पूरे देश को एक तरह से यूनाइट करने का कोशिश किया और यूनाइट कर दिया, ताकि देश के हर कम्युनिटी के लोग कलेक्टिव होकर स्ट्रगल कर सके। ठीक है, कलेक्टिव बिलोंगिंग्स का मतलब था, कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब था एक साथ आकर के कलेक्टिव स्ट्रगल तैयार करना, स्ट्रगल करना ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। उसके लिए 19th सेंचुरी में कुछ कल्चरल एक्टिविटीज भी स्टार्ट किए गए, कुछ इमेज तैयार किए गए, फोटोग्राफ तैयार किए गए। उसमें देखिए फिक्शन कहानियां लिखी जाती थी, नॉवेल लिखे जाते थे, और उस नॉवेल को कॉमन पीपल तक पहुंचता था, उसको रेट आउट करके लोगों को बताया जाता था, तो फिर समझाया जाता था। फॉकलोर देख लीजिए, जो ग्रामीण एरिया में गीत गाए जाते हैं, जिसको आप कह सकते हैं
कॉलोकियल लैंग्वेज गाए जाते हैं, उसके द्वारा भी लोगों में कलेक्टिव बिलोंगिंग और नेशनलिज्म के सेंटिमेंट को डेवलप किया जाता है। और देखिए फॉकलोर किसी सिंगल व्यक्ति के दिल में डेवलप नहीं होता। जब ये गाए जाते थे तो लार्ज स्केल और लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल इसको सुन करके उनके दिल में एक भारत माता की तरफ की भावना डेवलप होती थी दिलों में। कई सॉन्ग बनाए गए, इमेज भी बनाए गए, और इस सभी एक तरह से देश की जनता के दिलों में कॉलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप किया गया। उसके लिए क्या किया गया, देखिए सिंबलाइज किया, एक सिंबल तैयार किया गया। जैसे आपने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन में 9 में, वहां पे क्या था, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को वहां के लोगों ने एक सिंबल के रूप में फ्रेंच रेवोल्यूशन दिखाया। उसी तरह फीमेल फिगर के रूप में देखा गया, फीमेल फिगर के रूप में, और फर्स्ट पेज जो हमारा नेशनल यूरोप है उसमें दिखाया गया ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। उसके बाद इंडिया में देखिए भारत माता का तस्वीर बनाया गया, और इसको 2 तरह से डेबिट किया गया, बनाया गया, ताकि एक फिगर तैयार हो, बहुत शांत स्वभाव की एक तस्वीर बनाया गया, जिससे माता, भारत माता का दर्जा दिया गया। यहाँ पे आ गया कि भारत माता एक फीमेल फिगर के रूप में प्रोड्यूस किया गया कॉमन पीपल के बीच। भारत माता का फर्स्ट टाइम बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको फर्स्ट फिगर बनाया था भारत माता का। उसी तरह देखिए आनंद मठ में एक गीत गाया गया जो 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान गलियों में गाया गया, वंदे मातरम, जिसका नाम आपने सुना होगा। उसका भी कंपोजिंग किया गया, बाद में इसे आनंद मठ में ऐड कर दिया गया, लेकिन पहले इस गीत को गलियों गलियों में गा करके 1905 में लोगों के कॉलेक्टिव बिलोंगिंग का को डेवलप किया गया। कॉलेक्टिव बिलोंगिंग्स के थ्रू ट्राइकलर फ्लैग तैयार किया गया। ट्राइकलर फ्लैग जो फर्स्ट टाइम तैयार किया गया, ग्रीन, येलो और रेड, ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जब चलाया गया उसमें, जैसे कि आप जानते हैं स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था टू यूज द इंडियन मेड गुड्स एंड बायकॉट द फॉरेन गुड्स। तो इस मूवमेंट में जब चलाया गया तो इसमें ये ट्राइकलर लेकर के जो हमारे नेशनलिस्ट थे ये देश के अंदर मूव करते थे और सिंबलाइज करते थे कि वी ऑल आर वन एंड वी ऑल आर फाइटिंग विद द ब्रिटिश कलेक्टिवली। एक सिंबल तैयार किया गया, और इस सिंबल में के अंदर जो डेपिक्ट किया गया वो डेपिक्शन बताता है कि पूरे देश को यूनाइट कैसे किया जाता है। उसमें 8 लोटस है, 8 कमल, और 8 कमल रिप्रेजेंट करता था। उस समय हमारे देश में 8 स्टेट थे, तो ये 8 लोटस रिप्रेजेंट द 8 स्टेट ऑफ द कंट्री। एंड सिमिलरली देयर इज ए क्रिसेंट मून। क्रिसेंट मून आप समझ रहे हैं, चांद। क्रिसेंट मून रिप्रेजेंट करता था मुस्लिम ऑफ द कंट्री, इस्लामिक पीपल ऑफ द कंट्री। तो इस ट्रैकलर से बौद्ध कम्युनिटी को यूनाइट करने की कोशिश किया गया एंड टू स्ट्रगल यूनाइटेडली, ये बनाया गया। 1921 में महात्मा गांधी ने फ्लैग ऑफ द स्वराज बनाया था। उसमें उन्होंने उस कलर का था व्हाइट, ग्रीन एंड रेड, और इसके अंदर उन्होंने एक चरखा कूट किया था फ्लैग के अंदर। आप देखिए इस चरखा का क्या मीनिंग था, सेल्फ डिपेंडेंसी बताना था इसमें। उस समय तक हमारे देश के मैक्सिमम पीपल ब्रिटिश मेड गुड्स पर डिपेंडेंट थे, कपड़े विदेशी आते थे उसको यूज करते थे। लेकिन 1921 में जब महात्मा गांधी ने जो फ्लैग बनाया उसमें बीच में चरखा देने का मकसद था कि सभी घरों में एक चरखा होना चाहिए, और अपने घर की नीड के अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स ऑफ दे मेड द क्लॉथ इन देयर हाउसेज। अपने घर में लोग उसको बनाए और यूज करें, और इस तरह फॉरेन गुड्स को बायकॉट करें और इंडियन गुड्स को अडॉप्ट करें। सो दिस वे
In India, the sense of collective belonging developed to a struggle with the British government. Okay, thank you. आइए सर।